मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं उज़्मा आशिक सखी सहेली शो में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जब बात आती है हकूक़ की, तो अपने हकूक़ की बात तो हर कोई करता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम किसी दूसरे के हकूक़ की बात करें, उसकी आवाज़ बनें। मेरे साथ मौजूद है मेरी प्यारी सहेली, जो कि कभी नहीं थकती और ऐसी ख़वातीन की आवाज़ बनती हैं, जो अपनी आवाज़ खुद नहीं बन सकतीं। मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे उनकी आवाज़ को प्रेज़ेंट करना या आर्टिकल्स लिखना या कहीं न कहीं उनकी बात को दूसरों तक पहुँचाना, ताकि उनकी लाइफ़ में बेहतरी हो सके। तो आइए उनसे मिलते हैं। नबीला, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया उज़्मा। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सखी सहेली के आज के प्रोग्राम के लिए। और आज के प्रोग्राम के साथ-साथ मैं आपको देख के बहुत खुश हुई हूँ, इतनी ब्राइट चमकती हुई लग रही हैं आप। शुक्रिया, आप भी। अच्छा, तो आज का जो हमारा मौज़ू है बहुत ही कह सकते हैं हमेशा की तरह, है तो सेंसिटिव है, लेकिन कुछ दिलचस्प भी है, जिसमें हम ख़वातीन के मुख्तलिफ़ तजुर्बात से रिलेटेड बात करेंगे। ये है ख़वातीन को मुख्तलिफ़ जगहों पर नज़रअंदाज़ किया जाना, कि चाहे वो काम का शोबा हो, चाहे वो सेहत का शोबा हो या कोई मुख्तलिफ़ उनकी नीड्स हों, ज़रूरियात हों, उनको नज़रअंदाज़ किया जाता है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि ख़वातीन को कहाँ-कहाँ नज़रअंदाज़ किया जाता है। बहुत बहुत ज़बरदस्त और ज़रूरी मौज़ू है ये। और हमारी सोसाइटी में तो ये एक ट्रेंड है, ये एक ट्रेट है कि ख़वातीन को नज़रअंदाज़ किया जाता है। मैं समझती हूँ ख़वातीन खुद अपने को बहुत नज़रअंदाज़ हाँ, करती हैं। बिल्कुल। अपने आप पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। छोटी-छोटी मिसालें ले लें, अगर घर के अंदर ही हम देखें, तो जब खाना बनाएँगी तो पहले हस्बैंड को, बेटे को, बेटी को दे के फिर आखिर में क्या बचा है वो खातून ने खाना है। फिर अपनी बॉडी के लिहाज से अगर कोई प्रेग्नेंट खातून है या कोई बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ है या फिर अ, बाद की एज में जब उधेड़ उम्र को पहुँच जाती हैं तो कैल्शियम की, विटामिन डी की ज़रूरत होती है, तो ऐसी चीज़ों पे ख़वातीन बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। हुँ, हुँ। तो मुझे लगता है कि हम ये तो बात करेंगे ही अपने शो में हुँ, कि मुआशरा और फैमिली कहाँ-कहाँ पे ख़ातून को नज़रअंदाज़ करते हैं। हमारा ये भी आज के शो में एक ख़ास जो पहलू है, वो ये है कि ख़वातीन को अपने ऊपर खुद भी तवज्जो देनी चाहिए। अपनी डाइट के ऊपर, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, अपने वर्कलोड को ठीक तरीके से मैनेज करने के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ख़वातीन सेहतमंद हों, ताकि फैमिली के लिए वो एक ख़ानदान को भी सेहतमंद रख सकें। अगर किसी घर की खातून ही वीक है, माल न्यूट्रिशन का शिकार है, अनीमिक है, इस तरह के मसाइल में पड़ी है, तो वो बाकी लोगों का कैसे ख़्याल रखेगी? वो अपनी ज़िंदगी को कैसे प्रोडक्टिव रखेगी? तो ये बहुत ज़्यादा अहम अहम मौज़ू है। मौज़ू है कि इस पे बिल्कुल। बात की जाए। अच्छा, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होती हैं। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? मैंने तो आपको पहले छोटी-सी मिसाल दी है कि ये एक बहुत बड़ा निग्लेक्ट है कि खातून खाना खुद बाद में खाएगी और खाने में जो सबसे कम वैल्यू की, कम न्यूट्रिशन की चीज़ है वो अपने लिए इस्तेमाल करेगी। दूध बेटे को पिला दिया है, अंडा बेटे को खिला दिया है, तो अपनी सेहत के मामले पे सबसे पहले वो जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं ना, जिनसी बुनियाद पर तशद्दुद करना। हाँ, वो भी मतलब निग्लेक्ट के उसमें आता है। वो उस वक़्त आता है जब फैमिली करती है। और ये कि उसमें जब ख़ातून खुद से प्रॉपरली अपने अफ़ाल को अदा नहीं कर पा रही, तो वो भी मसला बनेगा फिर तशद्दुद का, हुँ। कि अगर उसकी सेहत कमज़ोर है, अगर वो अपने आप को बहाल नहीं रख पा रही और फिर वो घर की जो रूटीन है वो उससे डिस्टर्ब हो रही है, तो ये भी एक वजह बनेगी। वैसे तो ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि जो इंसान मुतशद्दिद होता है उसके सामने कोई 100% हुँ, परफेक्ट बंदी भी खड़ी हो तो वो तशद्दुद कर सकता है। क्योंकि लेकिन उसकी फिर भी जी, फ़ितरत उसकी में ये ऐसे नेचर कर में है, वो उसका ट्रेट है। हुँ, लेकिन फिर भी ख़वातीन जो हैं वो अगर अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकती हैं, तो वो थोड़ा बेहतर मैनेज भी कर सकती हैं। लेकिन जहाँ तक हम नेग्लेक्ट की बात करते हैं, तो उसमें ये है कि ख़ातून की जो पूरे दिन की घर के अंदर काम करने की रूटीन होती है,
उसको मुआशरा बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करता है। मतलब मियाँ काम से वापस शाम को घर आया तो वो यही सुनना पड़ेगा कि मैं तो सारा दिन काम करता रहा हूँ, हुँ, तुम सारा दिन घर में फ़ारिग रही हो। और तुमने क्या बाकी किया है? लोग भी, बाकी देखने वाले भी कहेंगे, वो तो बेचारा थका-हारा ऑफ़िस से आया, वो जो सारा दिन घर में पड़ी सोती रहती है, उसने हंडिया भी नहीं बनाई, उसने ये भी नहीं किया, कभी हंडिया में नमक ज़्यादा हो गया तो उसी पे ही मसला हो गया। तो इसके अलावा जैसे हम बात कर रहे हैं कि ख़वातीन को जब नेग्लेक्ट किया जाता है, तो उसमें जो छोटी उम्र की बच्चियाँ होती हैं, मोस्टली उनके सामने ये कहा जाता है वालिदैन खुद कह रहे होते हैं कि हमें बेटे की ख़्वाहिश थी, इसलिए बेटियाँ ज़्यादा हो गईं। तो यहाँ पर आकर थोड़ा-सा ये मुझे लगता है कि उस बच्ची की नफ़सियात पे बहुत गहरा असर पड़ता है कि मैं शायद अनवांटेड हूँ या मेरी ज़रूरत नहीं थी, बेटे की ख़्वाहिश थी, बेटे की ज़रूरत थी। तो कई दफ़ा लोग उनके सामने ही ये गुफ्तगू कर रहे होते हैं। और कहीं न कहीं मुझे लगता है एक तो नेग्लेक्ट ऐसे भी है कि जो कि एक तशद्दुद की ही किस्म समझी जाती है कि नज़रअंदाज़ कर देना किसी को, ना सिर्फ़ उसमें कोई गुफ्तगू कर रहा है, वहाँ पे नज़रअंदाज़ करना या उसके राइट्स पूरे उसको देने में नज़रअंदाज़ करना, ये तो अंडर 18 जो गर्ल्स होती हैं, जब हम उनकी बात करते हैं कि उनसे एजुकेशन तालीम का भी हक़ ले ले लिया जाता है या उससे उसकी अच्छी खुराक का या अच्छी मेडिकल नीड्स का या उसकी राइट नहीं पूछा जाता, उसकी चॉइस नहीं ली जाती। कि वो क्या चाहती है, क्या बनना चाहती है बड़े होके। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसे हमें रिपोर्ट भी करती हैं कि मुझे कभी ये नहीं पूछा गया कि तुम क्या बनना चाहती हो? तुम क्या पढ़ना चाहती हो? बस माँ-बाप कहते हैं ये पढ़ो, तो हमने वही पढ़ना है। तो इस किस्म के मामलात में जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड है या चाइल्ड्स ओपिनियन है, जो गर्ल चाइल्ड है ख़ास तौर पर, वो बिल्कुल ही नहीं कंसीडर की जाती। बिल्कुल। और एजुकेशन के हवाले से जिस तरह से आपने बात की, लड़कियों की एजुकेशन की शरह जो है पाकिस्तान में, वो लड़कों के मुकाबले में कम है। तो जब लड़कियां कम पढ़ी लिखी हैं, तो डेफ़िनेटली ख़वातीन भी उसी रेशो से कम ही पढ़ी लिखी होंगी। फिर सब्जेक्ट्स वाली बात बिल्कुल ठीक है कि लड़कों को आम तौर पे प्रोफ़ेशनल कॉलेजेस में, प्रोफ़ेशनल यूनिवर्सिटीज़ में भेजा जाएगा हुँ, और लड़कियों को सिंपल बीए करा लो, अगर हुँ, पढ़ाना भी है तो। बिल्कुल। पहले नंबर पे तो ये कि उनको पढ़ाया ही नहीं जाता। हुँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर शादी की बात पे आता है कि लड़कों की राय उनको डिसीजन मेकिंग में पूरा हक दिया जाता है, जबकि लड़कियों की मर्ज़ी जो होती है उसको नज़रअंदाज़ किया जाता है। मतलब यही हमारी सोसाइटी मानने को तैयार नहीं है कि लड़की भी एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है और उसकी भी कोई मर्ज़ी, उसकी भी कोई पसंद, उसकी भी कोई चॉइस हो सकती है। तो डिसीजन मेकिंग का हक लड़की को भी नहीं दिया जाता और लड़की की माँ से भी मशवरा उतना ही लिया जाता है कि जितने को यही राइट है। हुक्म ही हुँ, दिया जाता है कि भई हुँ। हम इस जगह पे इसकी शादी हमें करनी चाहिए। अच्छा ये चीज़ भी सामने देखने में आई है बहुत ज़्यादा कि अ, जो छोटी लड़कियाँ होती हैं उनको बड़ी तरबियत की जाती है कि अगले घर में जाना है तो इस तरह रहो, इस तरह करो। लड़कों की तरबियत पे इतना ज़्यादा गौर नहीं किया जाता कि उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर दोनों पे ज़्यादा तवज्जो दी जाए तो मुआशरे में काफ़ी बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल, अगर दोनों इस हिसाब से ट्रेन हों बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब हाँ, हमारे यहाँ रेप के केसेज़ इसी वजह से ज़्यादा है। मतलब ये ह्यूमन राइट्स कमीशन की पिछले साल की जो रिपोर्ट है, जो अखबारों में वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जब उन्होंने उनको कंपाइल किया है, तो 3,571 केसेज़ 1 साल में रेप के हुए हैं। फिर ये आपको पता है मोटरवे का वाक़या कितना मशहूर हुआ था। तो मतलब हम अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेंड ही नहीं करते कि वो औरत के हकूक़, औरत की पर्सनैलिटी, औरत की हाँ, औरत के कंसेंट को कोई अहमियत दे। तो अच्छा, ये बिल्कुल इस तरह के मसाइल जो हैं बिल्कुल आते हैं अच्छा। और औरतों की को नज़रअंदाज करने के हवाले से एक ख़ास बात ये भी है कि वो अपनी जब मैं सेहत की बात करती हूँ तो मैंने ये रिसर्च में आया कि पाकिस्तान में कैंसर की शरह इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि हर 8 में से 1 खातून को ब्रेस्ट कैंसर है। तो नज़रअंदाज तो सेहत के हवाले से अपनी नज़रअंदाज़ बॉडी को किया जाता है। नज़रअंदाज करने का ये लेवल है कि ख़वातीन अपनी बॉडी को टच ही नहीं करती, देखती नहीं है कि हमारे जिस्म में अगर क्या कोई गैर मामूली तब्दीली आ रही है, तो हमें इसको रिपोर्ट करना चाहिए, डॉक्टर को बताना है या मिलना किसी से चाहिए, कहना है। राब्ता करना चाहिए और वो उस वक़्त डायग्नोज़ होता है,
जब कैंसर आखिरी स्टेज पे पहुँच चुका होता है। नबीला, इससे पहले कि हम मज़ीद इस पे बात करें, मैं चाहूँगी कि हम अवाम की राय ले लें। नाज़रीन, हम अवाम की राय लेते हैं कि ख़वातीन को किन जगहों पर नज़रअंदाज़ किया जाता है। तो देखते हैं अवाम की राय। जी देखिए, अगर हम बात करें कि ख़वातीन को नज़रअंदाज़ करने की तो इस वक़्त जो हमारे जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर औरत को नज़रअंदाज़ बिल्कुल नहीं किया जा रहा। अगर हम बात करें रूरल एरिया की तो वहाँ पर औरत को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। हर मामले के अंदर उसके पैरों से लेके उसकी आखिरत तक, आखिर फ़ौत होने तक हर चीज़ नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। अब देखें, हम बात करते हैं अगर शहरी इलाकों की, तो यहाँ पर औरत को हकूक़ मिल रहे हैं। जो एजुकेटेड पीपल हैं वो अपने जो औरतें उनको राइट्स दे रहे हैं। लेकिन हम देहातों की तरफ जाएँ तो वहाँ पे शादी से लेकर उसकी परवरिश तक हर काम के अंदर औरत को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। क्यों? इस बात का ये है कि वो औरत है। मेरे मुताबिक लाइक औरतों को हर चीज़ में आजकल पीछे किया जा रहा है। लाइक एजुकेशन में, उनके हकूक़ में और इवन दो आजकल तो फ़राइज़ में भी। अगर आप ख़ानदान में देखें तो बहन-भाइयों में लड़ाई है सिर्फ़ इसलिए कि औरतों को उनकी जायदाद का हिस्सा ना मिले। और अगर हम एजुकेशन पे देखें तो आजकल के जो वालिदैन हैं, वो ये सोचते हैं कि बेटे पढ़ाएँगे और बेटियों को नहीं। जबकि मेरे मुताबिक अगर आप एक औरत को पढ़ाते हैं दैट्स मीन आपने एक पूरी नेशन को पढ़ाया। औरतों को मुझे लगता है कि बहुत से मामलात में नज़रअंदाज किया जाता है क्योंकि जैसे कि मतलब पिछले जैसे हमारे बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं मर्दों को, पोतों को। औरत को ना पढ़ाया जाता है, ना उनके हकूक़ पूरे किए जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि औरतों को भी पढ़ाएँ और उन पे भी उतनी तवज्जो दें, उतने ही मोहब्बत से उनको मतलब डील किया जाए जिस तरह वो अपने लड़कों को डील करते हैं। आजकल का ये जो दौर चल रहा है इसमें तो किसी भी मामलात में औरतों को नज़र यानी कि औरत को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। आप कोई भी फ़ील्ड ले लें उसमें आपको औरत मर्द के शाना बशाना नज़र आएगी। लेकिन फिर भी कई मामलात ऐसे हैं कि जैसा कि माँ है वो बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, लेकिन जब शादी की बात आती है तो वालिद साहब जो हैं वो चाचू, मामू वो लोग सामने आ जाते हैं। तो इन मामलात में थोड़ा-सा होता है कि साइड पे रखा जाता है, वरना अदरवाइज़ तो ये जो दौर चल रहा है इस दौर में तो औरत आप नहीं कह सकते कि औरत मर्द से पीछे है। जी नबीला, अवाम की राय आपने सुनी। इस बारे में क्या बात करेंगी आप? जी उस्मा मैंने जो बातें लोगों ने कही हैं मैं उनसे पूरी तरह इत्तेफ़ाक करती हूँ। तालीम को नज़रअंदाज़ करने की बात की है, उनकी ख़्वाहिशात को नज़रअंदाज़ करने की बात की है। थोड़ी बात हम उस पे पहले कर चुके हैं। जो मुझे ख़ास पॉइंट इसमें लगा, वो एक ख़ातून ने बोला कि ख़वातीन को जायदाद के हक़ से महरूम किया जाता है। हुँ, हुँ, तो ये ख़वातीन को नज़रअंदाज़ करने वाली बहुत बड़ी बात है कि जो हमारा लॉ जो है मतलब हमारे यहाँ लीगली जो एक प्लॉट भी है ना बाप का, उस पे भी अगर बेटियाँ और बेटे हैं, तो उनका बराबर का हक है। अब कानून इस तरह से है। तो बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता। तो ये ख़वातीन को नज़रअंदाज़ करने की बहुत बड़ी जो एक पहलू है वो बनता है। इसके साथ-साथ मेरे दिमाग में एक और बात आई है कि ये जो लड़कियों के, पहले आपने बात की कि बहुत ज़्यादा रेप केसेस भी बढ़ गए हैं, तो लड़कियों के खिलाफ जो जिनसी तशद्दुद होता है, उसमें बहुत सारे लोग तो ये बात करते हैं कि उसका लिबास अच्छा नहीं था। जब ये मोटरवे वाला वाक़या हुआ था मैंने फिर इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था कि आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं कि हुँ, जो बंदा शिकार हुआ है तशद्दुद का और रेप का आप उसको कह रहे हैं कि उसका लिबास अच्छा नहीं था। तो इस पे बड़ी मिसालें हैं कि जब जब छोटी-छोटी बच्चियाँ जो 2 साल की बच्ची है, जब आप तो चाइल्ड राइट्स मूवमेंट से मुंसलिक हैं और आप बच्चों के लिए काम करती हैं। हमारे सामने ऐसी भी मिसालें हैं कि 6-6 माह की बच्ची जो है, वो रेप की गई है। तो फिर उनके लिबास के बारे में क्या कहेंगे? तो ये तो बिल्कुल अनसाइंटिफिक बात है कि लिबास की वजह से जो है वो रेप होते हैं। अब बाहर मुल्कों में जाएँ तो उनके लिबास का स्टाइल ही ऐसा है कि वो इस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं देते। तो ये तो नहीं कि वहाँ पे रेप जो हैं हर वक़्त होते रहते हैं और पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान में बुर्का पहनने वाली ख़वातीन के रेप नहीं होते। बुर्का पहनने वाली ख़वातीन के रेप भी होते हैं। हुँ। तो तो लिबास लिबास मेरे का इसमें लिहाज़ कोई से तो दा इसमें कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जो क्राइम है, सेल्फ कंट्रोल का इशू है ना, कि लोग अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाते या इतने तरीकों से वो ट्रेन नहीं हुए होते, उनके अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। या हम ये कह सकते हैं कि उनकी ट्रेनिंग ऐसी अच्छी मॉरल एथिकल नहीं हुई कि वो इम्तिहान जब उनका हो, जब वो कोई ऐसी चीज़ देखे तो अपने आप पे कंट्रोल कर सकें।
ये एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है और इसके साथ-साथ बच्चों मुझे की लगता तरबियत है की ज़रूरत है, तरबियत की ज़रूरत लड़कों है की कि तरबियत कैसे की हाँ बिहेव करना है सोसाइटी के अंदर, किस तरह से मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, जिनके ऊपर हमने चलना है। तो इसके साथ-साथ ये भी बात है कि क्राइम तो क्राइम है। अगर आपने कोई ऐसा क्राइम किया तो आप विक्टिम को ब्लेम नहीं कर सकते। आपने क्राइम किया है, आपको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ना कि आप विक्टिम को ब्लेम करें कि उसका कसूर है, उसका किसी और का कसूर कैसे है। ख़ैर मुझे लग रहा है थोड़ा-सा ज़्यादा हमारी इंटेंस गुफ्तगू हो गई है। मैं चाहूँगी यहाँ पे हम बात करें ख़वातीन के बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे उन्हें नेग्लेक्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक छोटी-सी मिसाल है, घरों में देख लें। मदर्स जो काम करती हैं, बच्चों के लिए माएँ काम कर रही होती हैं, सुबह उठती हैं, किचन में जाती हैं, खाना पकाती हैं। सारा दिन क्या उनका दिल नहीं चाहता कि उन्हें कोई सारा दिन आके पूछे कि आप कैसी हैं, आपका क्या हाल है, आपने बड़ा अच्छा खाना आज पकाया था, कि कभी आके उनके साथ बैठें, गुफ्तगू करें और उनसे उनका दिन का हाल पूछें। तो ये चीज़ें मैंने देखा है बहुत सारी मदर्स हमारे पास भी आती हैं, तो हमें रिपोर्ट करती हैं ये चीज़ें कि हम सारा-सारा दिन काम करते हैं, किसी ने कभी एप्रिशिएट नहीं किया, बच्चों ने कभी वक़्त नहीं दिया, बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हैं। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा जो सामने आ रही हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, बिल्कुल ये है ट्रेंड और ख़ास तौर पे जब अ, कुछ ख़वातीन की तो आप बात कर रही हैं ना जो काम करके बच्चों को मतलब अब 26 साल का 27 साल का जवान बेटा है और उधर से 55-60 साल की माँ है, तो वो उसको खाना बना के, वो उसको सर्व कर रही है, उसके कपड़े धो रही है, कपड़े हुँ, सँभाल रही है। बिल्कुल। मतलब वेस्ट में तो बिल्कुल भी ये नहीं है, लड़के हाँ, हैं, लड़कियाँ हैं, जवान हैं, वो अब मतलब कोई तफ़रीक ही नहीं है कि लड़की ने ये काम लड़की वाला है और ये काम लड़के वाला है। तो वो मुल्क फिर इसी तरह से तरक्की भी करते हैं कि औरतों की सर्विसेज़ को और मर्दों की सर्विसेज़ को बराबर वैल्यू किया जाता है। चलिए बात होती रहेगी हमारी हम हमारी एक सखी ने हमें ख़त लिखा है, तो नाज़रीन मैं चाहूँगी कि हम अपनी सखी का ख़त यहाँ पे पढ़ें कि वो हमसे क्या कहना चाहती हैं। नाज़रीन, ये सखी हमें लिखती हैं कि आप सबको मेरी तरफ से सलाम, मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहती हूँ। मेरी शादी एक ऐसे मर्द से हुई जो मुझे बहुत मोहब्बत करता था, मगर ये प्यार कुछ वक्ती था। हमारे माशरे में औलाद एक खुदा की तरफ से बरकत है, लेकिन तब जब बेटा पैदा हो। लोग समझते हैं बेटियां तो बोझ हैं जिनको कंधों से धूल की तरह झाड़ देते हैं। इस सोच को मेरे शोहर के दिमाग में भी भर दिया गया। मेरी 2 बेटियां पैदा हुईं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती थी। मेरा पूरा ससुराल मेरे खिलाफ हो चुका था और ये वक्त वो था जब मैं अपने शोहर को मनहूस लगने लगी। उसके बाद मेरी ज़िंदगी आज तक वैसी नहीं रही जैसी थी। शादी के बाद औरत सबसे ज़्यादा अपने आप को खावंद के साथ महफूज समझती है, लेकिन इसके बाद मुझे अपनी कदर का मुकाम गिरता हुआ नज़र आने लगा। मेरे शोहर ने मारपीट के साथ साथ मुझे और मेरी बेटियों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और अपनी सारी कमाई अपनी ऐश व इशरत में लगाना शुरू कर दी, क्योंकि उसको अपना वारिस दिखाई नहीं देता था। मैं आज अपनी बेटियों के लिए खुद कमाती हूँ और मेरा शोहर आज भी तमाम जिम्मेदारियों से बरी है। समाज की नज़र में मेरा शोहर तो मेरे साथ है, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा है। आपकी सखी सहेली। नाज़रीन, इससे पहले कि हम ख़त के बारे में बात करें, लेते हैं एक छोटी-सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि हमने ब्रेक पे जाने से पहले अपनी सखी का ख़त पढ़ा था, उसी सेगमेंट को जारी रखते हुए हम बात करते हैं नबीला से।
जी, उस ख़त में हमारी सखी ने यही लिखा जो हम मसले पे बात पहले कर चुके हैं और जो हमारी सोसाइटी में आबादी के अफ़राद की एक बहुत बड़ी वजह भी है कि एक बेटे की खातिर 7-7 बेटियाँ पैदा कर ली जाती हैं या फिर जोड़ी मिलाने की खातिर 5 और कर ली जाती हैं। हाँ, तो ये बहुत बहुत बड़ा बिल्कुल। प्रॉब्लम है। हुँ, अब ख़ास बात मैं जो इस बहन के नाते करना चाहूँगी कि वो कहती है कि मेरा मियाँ मेरी बेटियों को और मुझे बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज़ करता है और मैं अपनी बेटियों के लिए खुद ही कमाती हूँ और खुद ही करती हूँ। तो मेरा इन बहन को ये मशवरा होगा कि वो किसी अच्छे वकील से या किसी अपने इलाके में काम करने वाली ऑर्गेनाइज़ेशन से जो एनजीओज़ होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस होती हैं, उनसे या चर्च से या जो भी उनकी रिलीजियस एफ़िलिएशन है, उसकी लीडरशिप से रिलीजियस लीडरशिप से राब्ता करें और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएँ। मतलब उनकी बेटियों का और उनका नान-नफ़का जब तक वो अपने शौहर के हुँ, निकाह में हैं, जब तक वो शादीशुदा हैं, हुँ, उनका खाना-पीना, उनका खर्च, उनकी पढ़ाई का, उनका तालीम का बेटियों की का, ये सारा उस शौहर की ज़िम्मेदारी है। तो उन बहन को अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और अपने मियाँ से अपने जो उनके मंथली एक्सपेंसेस हैं, उनके लिहाज़ से एक हुँ। चाहे कोर्ट से डिसीज़न लें, चाहे किसी बड़े के को दरमियान में डाल के उनकी मीडिएशन के साथ किसी ऐसे नतीजे पे पहुँचे कि उनका मियाँ जो है वो उनको और उनकी बेटियों को हुँ। सपोर्ट करे। और इसमें ऐसे भी होते हैं जो ख़वातीन अखराजात अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, जैसे लॉयर की फ़ीस है या इस तरह के मामलात में, उनके लिए तो ऑर्गेनाइज़ेशन भी काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट की भी कोई हेल्पलाइन है इससे रिलेटेड, जो ख़वातीन के मसाइल के ऊपर बात सुनते हैं उनकी और कुछ ना कुछ उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से उन्होंने एक बात जो की है कि बेटियों की वजह से मतलब मेरे शौहर के ज़हन में भर दिया गया कि बेटियाँ बोझ हैं या बेटियाँ बेटियाँ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बेटे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि ख़वातीन ही ससुराल के अंदर जो बड़ी ख़वातीन होती हैं, वो इस तरह के हालात पैदा कर देती हैं एक बहू के लिए? असल में हमारी सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है। और यहाँ पे ये चीज़ जो है हम ये मैं तो इस बात को मेरा इस बात पे यकीन नहीं है जो लोग कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि औरत उस समाज का हिस्सा है और वो समाज जो है वो मर्द है या औरत ये उसकी तरबियत कर रहा है। तो वो औरत भी उसी सोसाइटी में से है। तो मर्दों के अपने ज़हन में भी ये होता है कि हमें वारिस चाहिए, हमें बेटा हुँ, चाहिए। हमने अगर अगर वो उस सोसाइटी में ये हो कि जायदाद का हक बेटी को भी देना है, तो कोई इश्यू ही नहीं रहेगा कि वारिस कौन है और कौन नहीं। अगर बेटी और बेटे दोनों को बराबर समझा जाएगा, तो वालिदैन की जायदाद जो भी होगी, वो बेटियों में चली जाएगी, तो कोई इश्यू ही नहीं है विरासत का। अच्छा। और मेरी तो अपनी छोटी बहन जो है, उसकी 2 बेटियाँ ही हैं और उन्होंने उसके बाद बिल्कुल भी कोशिश नहीं की बच्चा पैदा करने की। वो अपनी बेटियों की तालीम, तरबियत उस पे पूरी पूरी तरह फ़ोकस्ड हैं और वो बहुत अच्छी अपने बच्चों को की स्कूलिंग और उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा उन्होंने रखा हुआ है और वो उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमें होना चाहिए। मैं और ये डेवलप्ड नेशंस में इस तरह से नहीं है। मतलब ये हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और जहाँ पे पैट्रियार्की का बहुत ज़्यादा अमकान होता है, वहाँ पे मैं छोटा-सा एक वाक़या शेयर करना चाहूँगी कि मेरा बेटा पढ़ता था मिनेसोटा में हाई स्कूल में। हुँ, तो उसकी बहुत करीब अच्छी दोस्त थी एन वो लोग 4 बहनें ही थीं। तो मैंने कहा सच्चल आप ऐन के घर में आते-जाते हैं, तो कभी आपको लगा है कि उसके पेरेंट्स को या उसके ग्रैंड पेरेंट्स को ये फ़ील हुआ हो कि ये तो 4 बहनें ही हैं, इनका कोई भाई नहीं है? तो सच्चल ने मुझे बोला, "मम्मा ये भी कोई लगने वाली बात है, ऐसा भी लग सकता है?" तो मैं अपने ज़हन में इतनी इस चीज़ पे खुश हुई कि मेरे बेटे की तरबियत या उसकी आइडियोलॉजी या उसकी फीलिंग, उसकी सोच ऐसी है कि जिसमें बेटी और बेटे में कोई कोई फ़र्क फ़र्क नहीं है। नहीं है। हुँ, तो मतलब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो सेहतमंद बच्चा है, लायक बच्चा है, तालीम याफ़्ता बच्चा है, बरसरे रोज़गार बच्चा है, बुरी आदतों से दूर बच्चा है,
वो बेटी है या बेटा है, दोनों वालिदैन के लिए, फैमिली ब्लेसिंग है। के लिए, मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र होते हैं। और अगर कोई बिगड़ा हुआ बच्चा है, बेटी है या बेटा है, वो फिर मुआशरे के लिए भी और वालिदैन के लिए भी, दोनों के लिए मुसीबत का बायस होते हैं। अच्छा, ये भी मुझे दूसरा आर्टिकल याद आ गया यूएनसीआरसी का कि आर्टिकल नंबर 2 कहते हैं कि किसी भी बेस पे, जेंडर हो, या इकोनॉमिक स्टेटस हो, रेस हो, किसी बेस पे हम बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। बेटी अगर पैदा होती है तो उसको भी हमने उतना ही राइट देना है, उतना ही एक्सेप्ट करना है जितना हम बेटे को एक्सेप्ट करते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत जगहों पर अब बेटियों को भी उस तरह से रिसीव किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है, मोहब्बत की जाती है। बहुत अच्छे माँ-बाप भी हैं जो अपनी बेटियों को आला तालीम दिलवाते हैं। इसी तरह से मगर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी इस बात की ज़रूरत है कि इस इश्यूज़ को, ये जो इश्यूज़ हैं इनको एड्रेस किया जाए, इनके ऊपर बात की जाए। इसके अलावा जो कई केसेज़ ऐसे भी देखने में आते हैं जब बेटे बड़े होते हैं तो जब माँ-बाप बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं तो खिदमत बेटियाँ ज़्यादा करती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा भी होता है। और वैसे अगर हम फैमिली लेवल से ऊपर होके देखें, माशरे की सतह पे भी देखें, तो जहाँ पे हुकूमत की तरफ से कोई एक स्टेप आगे बढ़ा जाता है, उसी तरह कोई 2 स्टेप पीछे भी हुआ जाता है। तो मिसाल के तौर पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो ये हो गया था कि 33% ख़वातीन होंगी सेनेट में भी, कौमी असेंबली में भी, सूबाई असेंबली में भी, वो हुई भी। लेकिन क्या हुआ कि ज़्यादातर डेफ़िनेटली कुछ ब्राइट ख़वातीन हैं, बहुत ब्राइट हैं, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ हिना रब्बानी खान से, शरी रहमान से, मरियम औरंगज़ेब से। लेकिन बहुत सी ख़वातीन सिर्फ़ अपनी फैमिली को सीट दिलवाने की खातिर मर्दों ने ए, ले आए हैं असेंबली में, उनकी करारदाद पेश की हुई, उनकी कोई लेजिस्लेशन पेश पेश की हुई, उसको अहमियत ही नहीं दी जाती। उनको बस एक सीट है, ये हमारी पार्टी को इस सीट का वोट मिल जाएगा, इस तरह रखा जाता है। एक एंगल ये भी है कि एक्टिव ख़वातीन भी, मिसाल के तौर पे उज़्मा कारदार हैं, पंजाब में बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने 100 के पता नहीं कितने लोगों से साइन करवा के चाइल्ड मैरिज का जो बिल था वो बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया। ज़्यादा उन्होंने इंस्पिरेशन सिंध वाले से ली क्योंकि सिंध हुँ, में बिल्कुल। 18-18 साल लड़की हुँ, और लड़के की उम्र है। हुँ, तो वो काबिल खातून भी हैं, हुँ, वो प्ले भी रोल करना चाहती थीं, वो नेक नीयति से लगी भी रहीं इस बात पे, लेकिन उनका बिल जो है वो आगे नहीं आने दिया गया और नहीं हुई लड़की की उम्र पंजाब में 18 साल। तो इस तरह से भी औरतों को इग्नोर किया जाता है, औरतों को इस तरह से भी नज़रअंदाज किया जाता है कि उनकी सलाहियतें, उनकी गुडविल, उन जो वो चाहती हैं, जो वो मनवाना चाहती हैं, उसको हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है वो नहीं आगे आने देती और उसको नज़रअंदाज किया जाता है। अच्छा, पिछले दिनों एक तजुर्बे से मैं भी गुज़री हूँ। ख़वातीन बहुत ज़्यादा छोटी उम्र में जिनकी शादियाँ हो गई होती हैं और वो बहुत जल्दी बूढ़ी हो चुकी होती हैं। तो एक ख़ातून मेरे पास आई, उसकी उम्र बहुत छोटी थी, 19 साल की थी, वो इतनी बड़ी नहीं थी अभी, और उसने मुझे बताया मेरी शादी को काफ़ी साल गुज़र गए और मेरी औलाद नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि मेरे शौहर ने निकाहनामे पे लिखवाया कि अगर मेरी औलाद नहीं होगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो मतलब कितनी अजीब बात है कि एक शख़्स के मैरिज जो है उसकी ज़िंदगी, मतलब वो पढ़ी-लिखी भी नहीं है, कोई काम-काज उसे आता नहीं है और वो एक खौफ़ में ज़िंदगी गुज़ार रही है कि मेरी अभी तक औलाद नहीं हुई और मेरा शौहर मुझे छोड़ देगा। तो इस तरह से एक ज़िंदगी जो है हमेशा एक खौफ़ के दायरे में रहती है और थ्रेट में रहती है, और ऐसी ख़वातीन जो हैं बहुत ज़्यादा नफ़सियाती मसाइल का शिकार रहती हैं। और मैं इतनी हैरान हुई ये सुन के कि इस तरह से भी कोई लोग कर सकते हैं। मैं तो स्पीचलेस हूँ ये बात सुनने के बाद, हालाँकि साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि औलाद जो है उसमें मर्द और औरत दोनों का रोल है। अब अगर बिलफ़र्ज़ वो औरत ठीक है, मेडिकली फ़िट है, लेकिन उसके हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है, तो उनकी औलाद नहीं होती, तो उस वक़्त ये हस्बैंड क्या करेगा? और बहुत दफ़ा हमारे माशरे में ये होता है कि अगर किसी फैमिली में औलाद नहीं हो रही तो औरत को ही चेकअप के लिए लिया जाता है और मर्दों को डॉक्टर के पास जाने से, उनका मेडिकल चेकअप करवाने से डिस्करेज। गुरेज किया हुँ। जाता है। इस शो के प्लेटफॉर्म से अपनी सखी सहेलियों से ये कहना चाहूँगी कि जब उनकी शादी होती है और एक नया ख़ानदान बनाती हैं और खुदावंद ताला उनकी शादी में बरकत डाले, उनको सेहतमंद और लायक औलाद से नवाज़ें। लेकिन अगर
खुदा न खास्ता कोई मसाइल हैं, कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, तो मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। वो जोड़ा जाए डॉक्टर के पास, मियाँ भी जाए, बीवी भी जाए, अपना चेकअप करवाए, जो डॉक्टर हदायत दें उसके मुताबिक अमल करें और अपनी खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारें। बहुत दफ़ा यूँ होता है कि ख़ातून में नक़्स भी नहीं होता और मर्द की वजह से औलाद नहीं होती और ख़ातून को तलाक दे दी जाती है। तो हुँ, इस तरह का इस तरह की चीज़ें जो हैं ये भी डेफ़िनेटली नेग्लेक्ट में हुँ, आती हैं। हुँ, ये औरतों के रिप्रोडक्टिव राइट्स के का बहुत बड़ा नेग्लेक्ट है कि उन सिर्फ़ उनका बिल्कुल। चेकअप करवाया जाएगा, मेल का चेकअप नहीं करवाया जाएगा। और हमारा जो दूसरा इश्यू है जिस पे हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं, बेटी और बेटे की सेक्स मुतय्यन होना, ये भी मर्द की तरफ है, ये भी औरत की तरफ नहीं है। बेटी होती है या बेटा होता है, ये मर्द की वजह से होता है, ये औरत की वजह से नहीं होता। ये हुँ। बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। और जैसे सखी सहेली ने लिखा हुआ था ख़त में कि मेरा शौहर मुझे प्यार नहीं करता। तो इस हवाले से मुझे नबीला बाइबल की आयत याद आ गई है कि बाइबल में बयान किया गया है कि ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शौहर जो हैं अपनी बीवियों से मोहब्बत रखें और उनके साथ वैसा ही सलूक करें जैसे वो चाहते हैं कि उनके साथ किया जाए। हम उन्हें इग्नोर ना करें, उन्हें नेग्लेक्ट ना करें, उनके राइट्स से उनको डिप्राइव ना करें, उनको उनकी मोहब्बत दें, एक-दूसरे को एप्रिशिएट करें, उनकी कदर करें। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाऊँ, मैं चाहूँगी कि नबीला का शुक्रिया अदा करूँ। इन्होंने हमें अपना वक़्त दिया और बहुत ही तफ़सीली गुफ्तगू हमसे की और बहुत सारे ऐसी बातें हमने सीखी होंगी जो हमने पहले कभी नहीं सुनी। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, नबीला भी आपसे इजाज़त चाहेंगी। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।